Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news आपके एग्जाम्स के लिए है उसको समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. Let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you. So today is 4th of August. So the first topic is profiting during the pandemic. The second topic is draft defense production and export policy, which is the new policy which government is coming with. The third topic is WHO to study the seroprevalence surveys. This is there which was conducted in Delhi and Mumbai. The fourth topic is data center policy. And the last topic is Article 370 and federalism. Because on the 5th of August 2019, Article 370 was abrogated. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday questions. तो कल के जो सवाल थे उसके करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें. The first topic, that is profiting during the pandemic. This is a very good article when it's come to the ethical point of view. और ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 जहाँ पे केस स्टडीज़ में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे एथिकल डायलेमास को लेकर के, वहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और एट द सेम टाइम इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 विथ रिगार्ड्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करें जिस तरह से कोविड-19 को लेकर के पूरी नेशन में लॉकडाउन की गई और इस वजह से जब लॉकडाउन हुई है उसके बाद से चीज़ों में ये देखा गया कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज थी, जो एसेंशियल सर्विसेज की जो चीज़ें थी या जो भी आइटम्स थे एसेंशियल सर्विसेज की, उनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया. द प्राइस हैज़ बीन शॉट अप टू सच अ लार्जर एक्सटेंट दैट इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल टू अवेल इट, राइट. और जो रिपोर्ट्स अगर आई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, तो द रिपोर्ट ऑफ ओवर चार्जिंग द पेशेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैंप द कोविड-19 ट्रीटमेंट चार्जेस. तो बेसिकली इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ बिकॉज मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, तो जॉब लॉस सबसे ज़्यादा हुई लोगों की. उसके बाद जहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज वॉज अनअफोर्डेबल. द प्राइवेट हॉस्पिटल वॉज चार्जिंग अ लॉट 3 to 5 टाइम मोर देन व्हाट दे रेगुलरली चार्ज इट, राइट. ना बात करें अनरीजनेबल चार्जेस जो हॉस्पिटल के द्वारा ली गई है उसके बारे में पूरी डिटेल में इस एडिटोरियल में बताई गई है, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा. तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने ऑलमोस्ट पर लाख रुपीस देने को बात की बिफोर दे गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स. तो एडवांस में लोगों से पैसे लिए जा रहे थे एंड दिस वाज समथिंग अ ब्लैक मनी ऑन द हॉस्पिटल वाज बीइंग डन. और लोगों से 7,000 रुपीज़ पर पीपी के जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं बेसिकली उसके लिए चार्ज किए गए हैं, जो उसकी चार्जेस 1,000 रुपये हुआ करती थी ऑफिशियली, एंड दिस वाज चार्ज इन द वेस्ट बंगाल. द प्राइस वाज 1,000 रुपीज़ बट द पेशेंट्स वाज चार्ज 7,000 रुपीज़ फॉर 1 PPE किट. ना उसी पे अगर श्रीनगर की एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रेमडेसिविर नाम की जो ड्रग्स है बेसिकली उसकी जो प्राइस जो नॉर्मल प्राइस रखी गई है रीसेलिंग प्राइस दैट वाज 6,000, बट उसकी ब्लैक मार्केटिंग में उस पर्टिकुलर ड्रग्स को 36,000 में बेची गई है. एंड द सेम केस वाज देयर विद द मुंबई, जहाँ पे बेसिकली कुछ लोगों को रेमडेसिविर के जो इंजेक्शंस थे, जो इंजेक्शन की प्राइस है 5,400, उसको 30,000 में बेचा गया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डायलेमास एज वेल, एंड दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन इट्स कम टू द पेंडेमिक एंड करप्शंस. तो करप्शन जब आती है, जब पेंडेमिक आती है तो कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ती है. तो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में, जहाँ पे एथिक्स का केस स्टडीज़ का पेपर आएगा, कि क्या पेंडेमिक से करप्शंस बढ़े हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा. हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे कोट कर पाएंगे. नाउ अनबियरेबल एम्बुलेंसेस चार्जेस के बारे में आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया. कुछ एम्बुलेंसेस के चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए गए. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 10 to 15 किलोमीटर्स तक लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 30,000 रुपीज़ चार्ज किए गए सिर्फ मुंबई में. और बेसिकली कुछ 7 किलोमीटर्स लोकल ट्रैवल के लिए दे विल चार्ज 8,000 रुपीज़ इन पुणे. कैलकाटा की अगर बात करूँ तो पेशेंट विल चार्ज 5 किलोमीटर दे विल चार्ज 8,000 रुपीज़. यू कैन सी द नंबर, द अमाउंट दे आर चार्जिंग इज ह्यूज. दिस कंप्लीटली नीड्स अ गवर्नमेंट रेगुलेशन. बात करें लॉकडाउन की तो जो पुअर माइग्रेंट्स वर्कर थे वो उन लोगों को घर वापस आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई.
ना ही उनको बस प्रोवाइड किए गए, ना ही रेलवे तरह के कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए गए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे वर एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग ऑन देयर फुट। बहुत लोगों को जो माइग्रेंट लेबर थे, दे वर अबाउट टू ट्रैवल ऑन देयर फुट एंड दे हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर्स तक उन्होंने ट्रैवल किया है, राइट। एंड लॉन्ग अगो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रिपोर्टेड, इससे ज़्यादा भी कई लोगों ने ट्रैवल किया, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शंस लेते हुए जो रेलवे सर्विसेज हैं उसको स्टार्ट किया। बहुत सारे स्टेट्स में इंटर स्टेट सर्विसेज अलाउड किए गए, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर थे दे वर अबाउट दे विश कि दे शुड गो देयर होम, राइट। तो उनकी जो ज़रूरतें थी उनको घर पहुंचाने की, इसको सरकार ने एड्रेस किया, बट काफ़ी लेट एड्रेस किया। जब तक जो पूरा तंत्र था, जिस तरह से जो प्रक्रिया काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो काम कर रही है हमारे देश में, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया। तो लेट एक्शन वाज टेकन, बट अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ लोग बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से मारे गए। सो देयर वर मेनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉकडाउन। ना बात करें एपिडेमिक डिजीज एक्ट की, बेसिकली ये जो एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इनैक्ट किया था, और ये एम्पावर करती है गवर्नमेंट को, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, टू इम्प्लीमेंट एनी मेजर दैट वुड प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को अगर वो पेंडेमिक बनने के कागार पे है, उस स्टेज पे है, तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट एम्पावर करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावर देती है कि कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, राइट। And according to this law, anyone disobeying the order of the public servant can be punished under 188 section 188 of the IPC। जो IPC की section 188 है, उसके तहत लोगों को पिनलाइज भी किया जा सकता है। ये तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की बात की गई है। उसके अलावा मैं आपको अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करूँ 2005, जो अभी इंडिया में बेसिकली इनैक्टेड है, और इसी एक्ट के थ्रू पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स है, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू लिए गए हैं। तो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में या पेपर 4 में भी डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, उसके जो प्रोविजंस थे उसने इनकॉर्पोरेट किया कि जो ओवर चार्जिंग है पब्लिक और बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं, वो एक पनिशेबल ऑफेंस होनी चाहिए अंडर दिस एक्ट। तो जो भी हॉस्पिटल्स ओवरचार्ज कर रहे हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू एक पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाए, और अगर ऐसी ज़रूरत पड़े कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को सील करनी है या कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ली जा सकती है। एंड ओवरचार्जिंग ऑफ द पब्लिक शुड बी मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाने की जरूरत है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। और ये जो एडिटर हैं बेसिकली आर्टिकल के, उन्होंने भी इस चीज़ को एडवोकेट किया है कि अगर ओवरचार्ज होती है तो हॉस्पिटल को प्रॉपर पेनलाइज किया जाना चाहिए। एंड डिनाइंग द एडमिशन टू द हॉस्पिटल, रिफ्यूजिंग टू बरी टू द डेड एंड सेनिमेंट्रीज वुड बी अगेन टेकन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसको भी प्रॉपर ऑफेंस में काउंट किया जाना चाहिए। अगर किसी लोग को एडमिशन नहीं दी जा रही है, किसी के डेड बॉडीज उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये पनिशेबल ऑफेंस में आती है। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट हैज़ टू टेक। और जब आप आंसर्स लिखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर के, तो इसके जो पिनल प्रोविजंस हैं वो आप एग्जाम्स में ज़रूर लिखना। ना बात करें दूसरे टॉपिक की, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, और साथ के साथ प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है पब्लिक बेसिकली कमेंट्स के लिए, तो जिसकी ड्राफ्ट की नाम रखी गई है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसको DPEPP भी कहते हैं। और ये जो 2020 की जो प्रोविजंस है, इसमें ओवर रीचिंग गाइडलाइन दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि फोकस करेगी स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट ट्रस्ट ऑन द डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, कि आत्मनिर्भर भारत की जो सरकार की जो कोशिश है उस कहीं ना कहीं डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा है। और इसी क्रम में मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज द FDI। अभी प्रेजेंट में जो इंडिया में FDI है डिफेंस सेक्टर पे, वो 49% के लिए कैपिंग है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, राइट, जो हमें ऑटोमेटिक रूट है उसके थ्रू। बट गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसको 74% तक कर दिया जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके। तो कंट्री को सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात की जा रही है इस पॉलिसी के थ्रू। और जो पॉलिसी की एम है, दैट इज एम टू मैन्युफैक्चर द टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन और 1,75,000 करोड़ रुपीस, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट। जो हमारी एक्सपोर्ट है
$5 बिलियन के आसपास जो एरोस्पेस में है वहाँ पे, और जो डिफेंस गुड्स और सर्विसेज हैं, इन सारे चीज़ों को मिला करके 2025 तक की टारगेट रखी गई है, जहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्शंस है और जो अमाउंट है वो सारी चीज़ों को जो टर्नओवर है उनको इंक्रीज किया जाएगा। बात करें अगर शेयर की, जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की, दैट वुड बी अबाउट 60%। सो दिस इज अ टारगेट फॉर 2025। इस समय तक इनको आगे बढ़ाना है। नाउ डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में बताया जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको गवर्नमेंट की जो पूरी एम है उसको 60% तक करना है, और जो पॉलिसी है वो स्टेट डिफेंस को भी अट्रैक्ट करेगी, मैंडेट करेगी कि जो सपोर्टेड बेसिकली जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बाहर भेजे जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे कि अभी रफाल इंडिया में आई, हमने फ्रांस से रफाल लिया और वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, TOT हमें कहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू मदद ली। और जो सब्जेक्ट है लाइक स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूशन या फिर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं या फिर गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट्स हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट है, फंडिंग्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। तो यहाँ लाइन ऑफ क्रेडिट और फंडिंग है, इनको आप FDI में भी ले सकते हो। FDI की जो कैपिंग गवर्नमेंट अभी बढ़ा करके 74% करेगी। इट इज़ स्टिल नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड, अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आनी है इसकी। अगर ये आगे बढ़ जाती है तो क्रेडिट लाइन फंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ एरोस्पेस इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, एरोस्पेस एक ऐसी इंडस्ट्री है डिफेंस में जिसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अपॉर्चुनिटी देखी गई है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे एयरक्राफ्ट बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल जिसको MRO भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर के जो इंजन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, MRO वर्क, या जो रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं उन पे ध्यान दी गई है। और अनार्म्ड एरियल व्हीकल जिसको आप बेसिकली UAV भी कहते हो, ड्रोन्स भी कहते हो, उन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पे जोर दिया है। और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है जो कि एस्टिमेट करेगी कि डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीड्स टू स्पेसिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्व। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ क्वालिटी इंप्रूव करना और साथ के साथ उसकी मैनेजमेंट करना इस इंडस्ट्री में, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एट द सेम टाइम इट वुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो एक्सपोर्ट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। नाउ द थर्ड टॉपिक इज WHO टू स्टडी द सेरो प्रेवलेंस सर्वे। ये रिसेंट में दिल्ली और मुंबई में कुछ सर्वे किए गए हैं, उसको लेकर के WHO स्टडी करेगी कि कितनी सच्चाई है इस बातों पे और कितनी ऑथेंटिसिटी है, राइट। तो जो सेरो प्रेवलेंस है ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक इनटू द स्टडीज ऑफ द सेरो प्रेवलेंस स्टडीज दैट वाज कंडक्टेड इन दिल्ली एंड मुंबई टू अंडरस्टैंड वेदर द डेटा इज accurate reflections of the actual rate of the infected people, the total population। और अगर बात करें जो सेरो प्रेवलेंस स्टडीज़ है उसके जो रिजल्ट्स पाए गए उसमें लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज टू बी द सेरो पॉजिटिव। और ये इंडिकेट करती है टू द एक्सपोजर ऑफ वायरस, किस तरह से कोविड-19 बेसिकली वेदर इट इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिटेड और किस लेवल पे कितनी इंटेंसिटी के साथ किसी एरिया में वो इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, कितने अंदर तक आ चुकी है। तो ये सारी स्टडीज से जो WHO की स्टडीज़ की जाएगी उसमें ये सारी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा, जो स्टडीज़ ऑलरेडी मुंबई और दिल्ली में की जा चुकी है। तो आपको उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो सेरो प्रेवलेंस है वो होती क्या है। एक तरह का नंबर होता है ये, जहाँ पे पॉपुलेशन के वाइज कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हैं तो किसी डिजीज़ को लेकर के, उसमें उनमें एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी, या जो इन्फेक्शन है वो किस तरह का है। तो ये पर लाख % पे कैलकुलेट की जाती है, इसकी जो प्रपोर्शन है उस पर लिया जाता है। और जो पॉजिटिविटी है ऑकरेंस की डिजीज़ की वो देखी जाती है कि उनमें एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं। जैसे मैं आपको एंटीबॉडीज़ पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था बेसिकली अपने एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बताया है मैंने कितने एंटीबॉडीज़ होते हैं। 5 तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgA, राइट। तो इस तरह के एंटीबॉडीज़ हैं। और स्पेशली बेसिकली जो भी वायरस इन्फेक्शन है, हर्पेस सिम्प्लेक्स है, HIV है या सार्स कोविड है, उसको लेकर के अगर किसी एक पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ बन रही है या नहीं बन रही है, ये सारी कैलकुलेशन सेरो प्रेवलेंस से की जाती है। नाउ मुंबई और दिल्ली में जो स्टडी की गई है उसके थोड़े कुछ डेटाज मैं आपके साथ शेयर करूं तो दिल्ली में बताया ये गया कि जो 23% ऑफ पॉपुलेशन है, जो डेटा की जो डेट रखी गई थी वो 27 जून से 10 जुलाई की रखी गई, और पाया ये गया कि 23% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद दे ऑलरेडी हैव जनरेटेड द कोविड-19 एंटीबॉडीज। तो 23% का मतलब है लगभग 45 लाख लोग, क्योंकि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है, राइट। इसको आप कैलकुलेशन करोगे 23% तो इट विल बी क्लोज टू 45 लाख लोग ऑलरेडी
जिनके पास एंटीबॉडीज बन चुकी है ना। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो जो स्लम डेवलपर्स थे इन सारे एरियाज पे मिला करके 57% लोग ऐसे थे जिनके एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए थे, राइट। तो ये चीज़ों को देखते हुए WHO ने ये कोशिश की है कि इसकी ऑथेंटिसिटी को एक बार चेक कर दिया जाए कि हाउ जेन्युइन इज दिस डेटा, एंड दे आर लुकिंग इनटू द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फर्स्ट, if these are the specific population that they represent larger, bigger population, and the second is what type of circulation was there in the area where the studies were done and the assay were used. किस तरह के मेथडोलॉजी यूज किए गए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ लोगों की एंटीबॉडीज चेक की गई, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा WHO के द्वारा. Now the other topic is data centric policy. This is there in the Indian Express. आपको नेशनल पेज में ये चीज़ें मिल जाएगी. सरकार एक नेशनल पॉलिसी लेकर के आ रही है उसके बारे में, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्लान किया कि एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई जाएगी जहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री. ये न्यूज़ आपने डेटा सेंटर पार्क के बारे में फरवरी में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह की बातें की थी. और अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लान, द स्टेट वुड बी फ्री ईदर फ्रॉम द टोटल मॉल्ट स्लाइटली टू सूट देयर नीड. स्टेट की जिस तरह की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से वो चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे. नाउ पुश फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है दैट शुड बी यूज्ड एज द सोलर एनर्जी फॉर डेली टू डेली ऑपरेशन इन बिल्डिंग वेयर द डेटा इज एट रिस्क. तो जो भी बिल्डिंग्स जहाँ पे डेटा रिस्क है वहाँ पे सोलर एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी कट से जो डेटाज हैं उनको सेव कर नहीं पाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. एंड डेटा सेंटर कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, सो देयर इज़ नो क्रॉस सब्सिडी अवेलेबल टू देम, राइट. उनको क्रॉस सब्सिडी भी अगर मिल पाए उसके बारे में बात की गई है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो बी परस्यूड फॉर द स्टार्ट टू गिविंग द क्रॉस सब्सिडी टू द डेटा सेंटर. तो अगर स्टेट चाहे तो क्रॉस सब्सिडी दे सकती है डेटा सेंटर्स को, तो स्टेट को ये पावर दिया गया है. नो प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात की गई है. तो मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया है कि जो डेटा सेंटर्स है दे वुड बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अर्बन और सेमी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो डेटा में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी जिस तरह से रियल एस्टेट में की जाती है. तो इसको रियल एस्टेट की कैटेगरी में रखा गया है ताकि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके. एंड गवर्नमेंट में पुश स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट क्रॉस सब्सिडी थ्रू द डेटा सेंटर टू कट अक्रॉस द डेटा सेंटर्स, राइट. उसके अलावा गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि दे वुड सपोर्ट द एंटायर कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ऑपरेटिव मेंटेनेंस ऑफ द डेटा सेंटर्स फॉर द 5 ईयर, और 100% बेसिस पे उनको ग्रांट दिया जाएगा, राइट. सो दिस वुड बी कम्प्लीटली ऑन अ ग्रांट बेसिस. और नास्कॉम नाम की एक संस्था, आपने नास्कॉम के बारे में पढ़ा होगा, नास्कॉम ने सजेस्ट किया है कि डेटा सेंटर शुड हैव कनेक्शन फ्रॉम द डुअल पावर ग्रिड. उनको डुअल पावर ग्रिड से कनेक्शन की जरूरत है, जहाँ पे एटलीस्ट 1 पावर सोर्स शुड बी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेकडाउन. अगर कहीं एक तरफ ब्रेकडाउन होती है तो एक तरफ से सोलर एनर्जी या किसी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे, राइट. नाउ द अदर टॉपिक इज आर्टिकल 370 एंड फेडरलिज्म. आपको याद होगा आज के दिन बेसिकली 5th ऑफ अगस्त, आज नहीं कल के दिन 5th ऑफ अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल है 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया था सरकार के द्वारा. सो दिस इज ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. उसी पे जो फर्स्ट एनिवर्सरी है उसी के बारे में एडिटोरियल लिखी गई है. तो आइडिया ये था कि जो 370 है वो वीकन करता है कहीं ना कहीं इंडियन यूनियन को, और जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी को लेकर के. आर्टिकल 370 क्या है मैं आपको ब्रीफली बता दूं. आर्टिकल 370 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर को स्पेशली एम्पावर किया है कि वो किसी भी आर्टिकल, किसी भी लॉज को उस स्टेट में जो अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एम्पावर करती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, स्टेट के वहाँ पे बॉडीज को, राइट. तो दे आर एम्पावर्ड कि कौन से रूल्स वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं एप्लीकेबल होंगे. बट जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया है उसके बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें किए गए कि जो न्यू फ्रेमवर्क है वो बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जहाँ पे सारे इथनिसिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, साथ के साथ जहाँ पे हर लोगों को लिबर्टी है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वो सारी लिबर्टी हटा दी गई है. ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की बात की गई है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट हैज़ टू बी इवेल्युएटेड विद द मल्टीफेसेट सिस्टम. तो एक मल्टीफेसेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक हायरार्की में सभी लोगों को एक प्रॉपर
जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जिस टाइम से आर्टिकल 370 लगाई गई है उस टाइम पे वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इधर होम डिटेंशन पे रखा गया है या दे आर इन द पॉलिटिकल प्रिजन्स। तो ये कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटर हैं जो कि पहले कानून बनाने में थे, एमपीज और एमएलए, दे आर द लॉ मेकर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं उनके अगेंस्ट है। अभी भी जो वहाँ की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो उन अभी भी होम अरेस्ट पे हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर जम्मू कश्मीर के, दे आर अंडर द होम डिटेंशन। सो दिस टॉक्स अबाउट दैट दिस इज समथिंग अंडर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे सारे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपना बात रखने की, जो फंडामेंटल जो हमारी मौलिक अधिकार है वो हर लोगों को सुनिश्चित करती है कि आप अपनी बात रख सकें। बट गवर्नमेंट ने जिस तरह से करेल किया, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप। बात करें एसिमेट्री एंड फेडरलिज्म की बात करें तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दैट इज वैलिड एंड द एंटायर कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ऑन द अगेंस्ट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। जेएनके जो उसकी अपनी एक सेपरेट फ्लैग थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग थी, जो कि एक एसिमेट्री थी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म से कहीं उसको मिल के नहीं देखा जाता था। एंड इट शुड बी सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ द अर्ज ऑफ द रिकॉग्निशन फॉर द आइडेंटिटी, जहाँ पे लिबर्टी, एक एकोमोडेशन स्पिरिट ऑफ इंडियन यूनियन को प्रमोट करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। बट एट द सेम टाइम जो बेसिकली जो भी चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है उसको भी यूनिफॉर्म चेंज करने की जरूरत है और ऐसा लाने की जरूरत है कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, राइट। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कैन मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ मेंटेन द एक्शन अगेंस्ट द आर्टिकल 370 एंड लॉन्चिंग अ कंप्रिहेंसिव आउटरीच प्रोग्राम फॉर ऑल कश्मीरीज। क्योंकि कश्मीर में शुरू से ही बेसिकली अगर बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज बहुत ही हाई रहा है। वहाँ पे लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, फैक्ट्रीज नहीं है, लोग रोजगार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंट या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि उड़ान नाम की जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी, जहां लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और जो श्रीनगर है उनके साथ इंटीग्रेट करके इस तरह की पॉलिसी लाई गई थी जहां पे लोगों को स्किल डेवलपमेंट की कोशिश की गई थी। उसके बाद ही सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो NSDC है उसके बाद वो बनी, लेकिन उससे पहले उड़ान स्कीम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में चल रही थी। तो इस तरह के कुछ स्कीम्स लाने की जरूरत है, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है, एक सही एजुकेशन की जरूरत है। क्यों, आपको पता है एजुकेशन इज सच अ पावरफुल टूल विच कैन चेंज द सोसाइटी, right? And 10-year strategy would be very important for education, employment, employability, so that it could uplift the Kashmiris and the entire Kashmir in general, right? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जब आप कोई भी आंसर को किसी स्टेट स्पेसिफिक कंक्लूड करते हैं तो एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करें ताकि एग्जामिनर को आपको पता चले कि यू आर वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन एंड यू फील दैट थिंग्स कैन चेंज अ लॉट, राइट। और हमने एक डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें जहाँ पे मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे उसका जो पहला सवाल है उसके आंसर है ए, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट द मोस्ट कॉमन वन इन द टेक्टोनिक टाइप ऑफ द अर्थक्वेक इज जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक एंड फॉल्टिंग प्लेन। बात करें स्टेटमेंट 2, दैट इज इनकरेक्ट, that the point where energy is released is called the focus of or the hypocenter, not the epicenter, right? So the source for this explanation is NCERT class 11th of the geography. Now coming to the answer 2, यहाँ पे जो correct options है वो है C, दोनों statement correct है, that the generic medicine work in the same way that provide the same clinical benefit to the brand name, and the generic drugs are also tend to be costlier than the brand name, right? And they were required for the clinical and human trial studies. The brand name medicine are demonstrated safety and effectiveness. So this is there from the Hindu. This was reported in many national newspaper as well. Now coming to the today's MCQs, आज के जो सवाल हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आप इंडियन कल्चर से बताएंगे, which of the following is important contribution to prehistoric painting? So the first, that it helps to understand the early human being food habits and their daily activities. Prehistory periods provide information about the evolution of human civilization. So which among the following statement is correct? A, the 1, B, 2, and C, both 1 and 2, and D, neither all of them, right? So you have to choose the correct answer and write your answer in the comments down below. Now coming to the second question of the Indian polity, consider the following statement with regards to Chief Information Commissioner. He worked under the Ministry of Personal Grievances and Pension, and Chief Information Commissioners are appointed by the President.
So this is a very easy question from the Indian polity. You can choose the correct option A, B, C or D. So do not forget to write your answer in the comments down below and do participate in the question answer series. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.